हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि पीरियोडिक टेबल चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule to attract the shared pair of electron towards itself is called electronegativity। ठीक, मानते हैं हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है जो कि दो एटम से मिलकर बना है, ए और बी। ये ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना होगा बेटा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का जब इन्होंने आपस में शेयरिंग की होगी तब ये बॉन्ड बना होगा, है ना। हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसी को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये शेयरिंग से बना है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इन दोनों एटम्स के बीच में होना चाहिए था, लेकिन अगर इनमें से कोई एक आदमी बेईमान हो जाए, मतलब वो कहे कि भाई इस इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ या अपने पास ज्यादा खींच के रखना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे वो बेईमान एटम है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर मान लेते हैं बी वाले के पास ज्यादा है, या एटम बी की टेंडेंसी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे बेटा? जो एटम बी है वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्योंकि इसकी ओर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक, और ए से इलेक्ट्रॉन्स दूर की ओर जा रहे हैं तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलेंगे हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलेंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, है ना, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये जो प्रॉपर्टी होती है वो सिंगल एटम की नहीं होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। ठीक, एक इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है, मतलब कंबाइंड एटम भी उसको बोल सकते हैं। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तभी हम बता सकते हैं कि ये उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। सिंगल एटम की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसमें आपने पढ़ा था बेटा आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम, वो सिंगल एटम की प्रॉपर्टी थी, ना कि बॉन्डेड एटम की। जबकि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा था और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? एनर्जीज थी, है ना। उसके लिए हम यूनिट भी क्या यूज करते थे? किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, इस तरीके से। लेकिन बेटा ये एक टेंडेंसी है, ना कि एनर्जी। ठीक, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, ये कोई एनर्जी नहीं होती है। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो कोई यूनिट भी नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को किलोजूल पर मोल में हम रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। ठीक है, एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इट इज रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू से मतलब क्या होता है बेटा? कि ये किसी दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। जैसे इसको समझते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, हमने कह दिया कि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखेगा। अगर बेटा को ये दूसरा एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, मान लेते हैं ये किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बना रहा है किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, हो सकता है इस सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बी से भी ज्यादा हो। ठीक है, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से भी ज्यादा हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि बी हमेशा ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। ये रिलेटिव वैल्यू है, किसी दूसरे एटम के रेस्पेक्ट में हम इसको बता रहे हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस मॉलिक्यूल में बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट दूसरे मॉलिक्यूल में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो इट इज अ रिलेटिव वैल्यू, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। अब क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रिलेटिव है, तो इसके लिए कुछ स्केल्स दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने स्केल दिए हैं इसको मेजर करने के लिए। यहाँ पे मैं दो
मोस्ट इंपोर्टेंट स्केल का डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। एक तो पाउलिंग स्केल और एक है बेटा मुलिकन स्केल। तो पहले बात करते हैं पाउलिंग स्केल की। पाउलिंग ने क्या किया, रेजोनेंस एनर्जी के बेस पर अपना एक स्केल दिया, अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस पर इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दी। और मैं आपको बता दूं बेटा, मोस्ट फेमस जो हमारा होता है वो पाउलिंग स्केल ही होता है, इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, रेजोनेंस एनर्जी के बेस पर ये अपना फॉर्मूला दिया। अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है ए बी, तो एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्स ए से और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्स बी से, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर डेल्टा ए बी। अब ये डेल्टा ए बी क्या है बेटा, डेल्टा ए बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए बी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बॉन्ड ए बी। इस बॉन्ड की रेजोनेंस एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, रेजोनेंस एनर्जी के बेस पर ही इसने ये फॉर्मूला दिया। और रेजोनेंस एनर्जी भी हम किस में मेजर करते हैं बेटा, यहाँ पर किलो कैलोरी पर मोल में। ठीक है, ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तब जाके इसने एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता लगाया। ठीक, उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा ये इसने पता लगाया यहाँ पर। तो ये किस चीज पर बेस्ड है, रेजोनेंस एनर्जी पर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में आता है। बात करते हैं मुलिकन स्केल की। तो मुलिकन स्केल ने क्या किया, देखो इसने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे लिए जो कि इसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों का एवरेज वैल्यू फाइंड की, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दिया 2 से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा, जो दो वैल्यूज हैं आई और ई ए, ये इसने किस में लिए थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में इसने ये वैल्यू ली थी यहाँ पर। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एनर्जीज हैं। तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, या तो किलो जूल, किलो कैलोरी, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो मुलिकन ने कौन सी वैल्यू ली थी इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वैल्यू वैल्यू यहाँ पर ली थी। ठीक है, अगर मैं मुलिकन स्केल पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी को एक्स एम से रिप्रेजेंट करूं, एम मतलब मुलिकन स्केल, ठीक है बेटा, और पाउलिंग स्केल पर एक्स पी से, तो इसमें एक रिलेशन आता है, एक रिलेशन आता है पाउलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मोलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 2.8 से डिवाइड करने पर प्राप्त होती है। ठीक है, दिस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउलिंग स्केल एंड मोलिकन स्केल। एक्सपी मतलब पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स एम मतलब मोलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, तो बात होती है इनमें रिलेशन में। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको सीखने को मिल रहा है बेटा। वो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखते हैं। अगर किसी एटम या एलिमेंट की हम बात करें, किसी एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, हाई होगी। ठीक, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, उसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी बेटा, हाई होगी। आप इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, जो मुलिकन ने दिया था, मुलिकन स्केल, इसने क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का एवरेज वैल्यू फाइंड की थी। तो अगर किसी एलिमेंट के लिए दोनों वैल्यू ज्यादा होंगी तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी। अगर किसी एटम के लिए दोनों वैल्यू कम होंगी तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होगी, है ना। तो ज्यादा कुछ इसमें हमें नहीं रखना है, बस ये एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, अगर किसी एटम के लिए आपको ये दो वैल्यूज हायर दे रखी हैं तो सिंपल सी बात है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हाई होगी, मतलब वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। ठीक है, चलिए, तो बात होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की और उसके लिए कौन कौन से स्केल्स हमको दिए गए हैं। बात करते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड की। पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा इसका, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड, या ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो हम पढ़ते हैं बेटा, एक तो पीरियड में और एक ग्रुप में, है ना। तो फर्स्ट मैं आपको वही लेके चलता हूं, इन ए पीरियड, एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इसमें क्या चेंज आने वाला है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, तो लिथियम से हम शुरुआत करेंगे बेटा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, इनर्ट गैसेस को यहाँ पर छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इनर्ट गैसेस तो बॉन्ड बनाती ही नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं बनाती है, और ये तो बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है? यस। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात। ये वैल्यू हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीसेस। और ये वैल्यू मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है हमारे पास, वो फ्लोरीन की ही होती है। फ्लोरीन की वैल्यू जो पाउलिंग स्केल पर, ध्यान से देखना, ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ पाउलिंग स्केल पर। मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्केल है, पाउलिंग एंड मुलिकन। तो मोस्टली हमको जो वैल्यू दी होती है वो पाउलिंग स्केल पर ही दी होती है हमारे पास। ठीक है। 4 यहाँ पे आ जाएगी, 3.5, 3, 2.5, इसमें हो जाएगा 2, 1.5 एंड 1। तो बहुत ही रेगुलर सा ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट चलने पर वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यही सेम ट्रेंड आपका बेटा, अगर मैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं तो उसमें भी यही सेम ट्रेंड चलेगा आपका। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है। चलिए, ये लेफ्ट राइट चलने पर वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी, क्लोरीन के लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक। सल्फर के लिए 2.5, ये 2.1, 1.8, 1.5, 1.2 एंड 0.9 के आसपास ही वैल्यू आती है। एग्जैक्ट डाटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि रेगुलर ये वैल्यू लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। सेकंड जो अपना फैक्टर आता है बेटा, इन ए पीरियड, सॉरी इन ए पीरियड तो हमने डिस्कस कर लिया है ना। अब हम बात करते हैं इन ए ग्रुप। ग्रुप में जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है। ठीक। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम चलेंगे बेटा तो ये क्या होगा आपका? ये वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, डिक्रीज होगी। तो मैं इसको एक ट्रेंड बना के यहाँ पे लिख देता हूँ। लेफ्ट राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक। इसी वाले पॉइंट पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे बेटा। देखो ध्यान से, जैसे हमारा हेलोजन फैमिली है, तो हेलोजन फैमिली में अपना फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, और उसके बाद फिर आपका आएगा आयोडीन। ठीक है। तो लेफ्ट राइट अगर हम चलेंगे तो हमने देखा कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट डाउन द ग्रुप अगर चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डिक्रीज भी किस तरह से होगी? डिक्रीज भी किस तरह से होगी? आप देखो बेटा ध्यान से, ये वैल्यू हम पहले भी लिख चुके हैं। फ्लोरीन की वैल्यू अगर 4 आती है तो क्लोरीन की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है। ये लगभग 2.8 के आसपास ये वैल्यू हमारे पास है, कि लगभग 2.5 के आसपास ये वैल्यू आती है। ठीक है। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की, तो आपका सोडियम के बाद फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लगभग 0.8, 0.8 और यहाँ पे लगभग 0.7 के आसपास की वैल्यू आती है। तो बहुत ज्यादा डिक्रीजमेंट नहीं होता है, बट डिक्रीज होती है वैल्यू। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप चलने पर वैल्यू क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। और लेफ्ट राइट चलने पर क्या हो रही है? इंक्रीज। तो आप अभी तक देख सकते हो, जो मोस्ट फेमस एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैंने पाउलिंग स्केल पर कितनी होती है वो आपको लिख के बता दिया। यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पे बड़े आराम से देख सकते हो, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अमंग पीरियोडिक टेबल, अमंग ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में, या पूरे धरती पे, या पूरे यूनिवर्स में अभी तक के जो एलिमेंट्स ज्ञात हैं उन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। ठीक है। चलिए, ये था हमारा ट्रेंड लेफ्ट राइट एंड डाउन द ग्रुप जाने पर। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस आते हैं। ठीक है। एक्सेप्शनल केस कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको बता दूं बेटा। ये बहुत फेमस ग्रुप है अपना, ग्रुप 13। ग्रुप 13 बिल्कुल सही, बोरोन एल्यूमिनियम फैमिली वाला।
इसमें हमको अक्सर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एक रेगुलर ट्रेंड हमको पता चल जाता है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बेटा, एक तो एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी गैलियम की वैल्यू, और इंडियम से ज्यादा हो जाएगी थैलियम की वैल्यू। जबकि ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, इस तरह से डिक्रीज होनी चाहिए थी वैल्यू। लेकिन दो जगह यहाँ पर एक्सेप्शन हमको देखने को मिलेगा, और इस एक्सेप्शन के पीछे एक रीजन है, और बहुत फेमस रीजन। आप देखना बेटा, बोरोन और एल्यूमिनियम तक, यहाँ तक कोई डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं आते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं ना, उनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है उनका, कम होता है। शिल्डिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही तो यहाँ पर हो रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कारण क्या था इसका, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इससे पहले की वीडियो लेक्चर अगर आप देखे होंगे बेटा, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। इंडियम से थैलियम की ओर जब हम चलेंगे तो आपको बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी मिलेंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स, 4f सीरीज वाले जो होते हैं अपने। ठीक है, 4f का तो शील्डिंग इफेक्ट और भी कम होता है बेटा। शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो जेड इफेक्टिव फिर से बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फिर से बढ़ जाएगी। और कारण क्या रहा इसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या करना बेटा इसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो ये बड़ा ही फेमस रीजन यहाँ पे दो आपको देखने को मिलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं आपको बता दूं बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका ग्रुप 14 में भी चलेगा, ग्रुप 14 में भी चलेगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, लेकिन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन उतना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ये केवल ग्रुप 13 में ही आता है, क्योंकि आपको पता है जस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट जब खत्म होते हैं उसके जस्ट बाद आपका ग्रुप 13 आता है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके होते हैं ग्रुप 12 तक, है ना, उसके जस्ट बाद आपका ग्रुप 13 स्टार्ट होता है। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप 13 में ठीक ठाक ऑपरेट होता है, बट उसके आगे जाते जाते वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता फिर। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन केवल ग्रुप 13 में ही ऑपरेट होता है, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ग्रुप 14 तक भी चला जाता है। ग्रुप 14 तक जाने का मतलब है इसमें आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी लगातार, और होती भी है। लेकिन टिन के बाद जब लेड पर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। कारण क्या आ जाएगा इसका बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। टिन और लेड के बीच में आपके 4f सीरीज के एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब लेंथेनॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये थे कुछ एक्सेप्शनल केस। कुछ और फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं, दो पॉइंट हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए बेटा, एक तो पीरियड में और दूसरा ग्रुप में। अब एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये वाला पॉइंट आपका एक तरह से जेड इफेक्टिव से ही कनेक्टेड है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको डायरेक्टली जेड इफेक्टिव से भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ बेटा, अगर हमारे पास में आयरन है और उसके पास में +1, +2 एंड +3 चार्ज, तो इन सब में सबसे ज्यादा निगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा माना जाएगा, F+3। इस तरह से इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है, इस पर है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहेगा अपनी ओर, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, किससे, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इससे क्या होता है। यहाँ पे मैं 3 एग्जांपल लूंगा बेटा। एक है अपना C2H6, या मैं इसको लिख सकता हूँ CH3, सिंगल बॉन्ड CH3।
क्या नाम होता है इसका, बताएंगे बच्चों। एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका नाम है इथेन। ठीक, इसका नाम है इथीन। अरे वाह, और इसका नाम बड़ा ही प्यारा है, इथाइन। क्या नाम है, इथाइन। चलिए बात करते हैं हाइब्रिडेशन की। तो इसमें जो कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज एस करेक्टर की, परसेंटेज एस करेक्टर की, तो इसमें आपका 25% एस करेक्टर है। आप देख लो बेटा, इसमें एक हिस्सा सल एस का है और 3 हिस्से पी वाले ऑर्बिटल्स के। ठीक, तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, अगर मैं 4 हिस्सों की बात करूँ, 100% की बात करें, तो उसमें से 25% एस करेक्टर है, एस ऑर्बिटल वाला करेक्टर है, और बाकी का बचा हुआ 75% पी वाला करेक्टर है। इसमें आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, तो ये 33.33% आ जाएगा बेटा। और इसमें आपका बराबर बराबर हिस्सा है, यानी कि 50% एस करेक्टर है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होता है, ध्यान से देखना, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। अगर मैं बात करूं इन 3 मॉलिक्यूल्स में कार्बन एटम की, तो जो इथाइन वाला जो कार्बन एटम है, ये वाले जो कार्बन एटम है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ये आपके मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम माने जाएंगे। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन एटम आपके माने जाएंगे। ठीक, तो ये तो बात थी बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की, ग्रुप में, पीरियड में, ऑक्सीजन स्टेट और परसेंटेज एस करेक्टर कैसे कैसे उसको अफेक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं इसको, इसका क्या मतलब, हम कह सकते हैं कि क्या इसका यूजेस है, क्या इसकी एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। ठीक है, इसका क्या रोल है केमिस्ट्री में, तो उसको देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, लास्ट का टॉपिक है चैप्टर में। अब मैं बात करता हूँ उसकी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन के साथ ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक, तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही हम कह सकते हैं कि संक्षेप में, इसको बहुत ही कम शब्दों में इसको हम समझेंगे। पहला पॉइंट हम समझते हैं बेटा, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक करेक्टर, या नॉन मेटालिक नेचर इसको मैं बोल सकता हूं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक नेचर, किसी एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। डाउन द ग्रुप जाने पर बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, लेकिन मेटालिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज। ठीक, तो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर किसमें माना जाएगा, सीजियम में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनमें सबसे कम है। एक फैक्टर यहाँ पे आता है बेटा, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। एक एप्लीकेशन इसकी है ना, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। किसी कोवेलेंट बॉन्ड, मेनली कोवेलेंट बॉन्ड की हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है बेटा, तो किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी ज्यादा पोलैरिटी है या कितना उसमें आयनिक करेक्टर है, उसको भी हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे देखना डेल्टा का साइन मैंने बनाया है, मतलब ये डिफरेंस को बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड में पोलैरिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, पोलैरिटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है वो किसमें बेटा, H और F में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पोलैरिटी है वो इसी में होगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम होता रहेगा, वैसे वैसे पोलैरिटी भी कम होती रहेगी। ये इसमें क्या है बेटा, मोस्ट पोलर बॉन्ड हम इसको बोल सकते हैं इन चारों में। ठीक है, और ये इनमें सबसे लीस्ट पोलर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक, तो इस तरह से हम पोलैरिटी बता सकते हैं। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर। तीसरा पॉइंट करके हम इसको समझ लेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स
हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ठीक। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना बेटा, अगर किसी ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड्स या हाइड्रोक्साइड्स के हमको एसिडिक नेचर बताना हो तो हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर इसको बता सकते हैं। दोबारा सुन लेंगे इस बात को, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर हम बता सकते हैं, ठीक है। एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस ऑक्साइड का या ऑक्सी एसिड का एसिडिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की। साथ ही इसको हम बता सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं बेटा, वापस लेके चलता हूं आपको एक एग्जांपल पर, ठीक है। सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें था बताओ? इसमें सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें था? इसमें, इथाइन वाले में। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों में, इथीन, आपका इथेन, इथीन और इथाइन में मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? मोस्ट एसिडिक, तो जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा आपका एसिडिक होगा, मोस्ट एसिडिक भी होगा ये, ठीक है। अभी तो लिखा हमने इसको पॉइंट को, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी, एसिडिक नेचर भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कुछ ऑक्साइड लिख रहा हूँ बेटा, फोस्फोरस का ऑक्साइड है P2O5, सल्फर का ऑक्साइड है SO3 और क्लोरीन का ऑक्साइड है हमारे पास में Cl2O7। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। आप देखो ध्यान से, फोस्फोरस से ज्यादा सल्फर और सल्फर से ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो क्लोरीन का ऑक्साइड होगा। अगर मैं इनके ऑक्सी एसिड बना के दिखाता हूं आपको, ऑक्सी एसिड, तो फोस्फोरस का हो जाएगा बेटा H3PO4, सल्फर का हो जाएगा बेटा H2SO4, ठीक है, H2SO4, और ये हो जाएगा आपका HClO4। अभी तक आपने पढ़ा होगा H2SO4 बहुत ही कुख्यात एसिड है, बहुत ही है ना बदमाश टाइप का एसिड है। अगर किसी के साथ भी हाथ पैर पे गिर जाए तो उसको भस्म कर देता है। हम कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन आप समझ जाना बेटा इसका भी एक बड़ा भाई है, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट राइट चल रहे हैं सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम देखो बेटा, यहाँ पे फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी, ठीक है। H3PO4 से ज्यादा एसिडिक होगा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और उससे भी ज्यादा एसिडिक होगा आपका HClO4। हम उसको कह सकते हैं ये मोस्ट एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक आप पढ़ते रहिए।